सही, ऑड नंबर ऑफ इमेजेस का बताया था मैंने, ठीक है। चलिए बस इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो ऑड बनते हैं, सही है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, सुने गौर से। सपोज कि अगर ये कंडीशन है, सपोज कि अगर ये कंडीशन है कि दो प्लेन मिरर के दरमियान 45 डिग्री का एंगल बन रहा है या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या इसी तरीके से दो प्लेन मिरर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस, क्या फॉर्मूला होता है? 360 ओवर थीटा, 360 ओवर थीटा। ये पॉइंट मैंने शायद लास्ट क्लास में लिखवा दिया था कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करता है, कभी भी इवन नंबर ऑफ इमेजेस को फॉर्म नहीं करता। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 ओवर थीटा। अगर अगर 360 ओवर थीटा की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो ऑड में किस तरह बनेंगे? -1 करके देखते हैं अप्लाई। चलिए पहले इस पे अप्लाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 360 डिवाइड बाय 45। अगर आप 45 को 360 से डिवाइड कराएं तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 8। कैंसिलेशन करा लें, 5 9 45, 72, 9 1 9 8 तो 8 इज एन इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कभी भी प्लेन मिरर इवन नहीं बनाता, हमेशा क्या बनाता है? ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बनाता है। लिहाजा अगर वैल्यू अगर वैल्यू आपके पास क्या आए? इवन आए, तो हम क्या करते हैं? माइनस का 1 कर देंगे। तो जो भी इवन नंबर में से -1 करके आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस। बेटा ये स्टार नहीं है, मैंने बॉडी को कंसिडर करा है कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, सही है। तो अगर आपके पास डिवाइड करने के बाद 360 ओवर थीटा के इवन नंबर आएगा तो -1 कराएंगे, तो वो जो ऑड नंबर आएगा वो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। इस कंडीशन में कितने इमेजेस बनेंगे? 360 डिवाइडेड बाय कितना एंगल बन रहा है दोनों मिरर के दरमियान? 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 4। 4 इज एन इवन नंबर, -1, आंसर आ गया 3। सही। इस कंडीशन पे आइए पहले। 360 ओवर थीटा एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो क्या आंसर आया? 2। 2 इज एन इवन नंबर, -1, आंसर इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस या नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला प्लेन मिरर का क्या होता है? 360 ओवर थीटा होता है। लेकिन अगर आपके पास 360 ओवर थीटा की वैल्यू इवन आएगी तो -1 कराएंगे तो वो जो ऑड नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है ये। जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक बात? सही। चलें जी आगे सुने। अब ये भी पूछ, इसमें कितने इमेजेस बनेंगे बताइए? इस कंडीशन में कितने इमेजेस बनेंगे? जी जी पहला टॉपिक ये, कितने इमेजेस बनेंगे? 2 1 0 3 2 बनेंगे? नहीं बनेंगे, बनेंगे ही नहीं। 2 3 1 9। बेटा मैंने आपका आंसर देख लिया, वेरी गुड, सही कह रही हैं आप। 2 3 1 9। 2 5 1 5, वेरी गुड। 2 4 5 7, गुड।
जी 3 बच्चों के अलावा 115 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं इसका। बाकी सब किस पे लगे हुए हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। बेटा ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। जो 0 कह रहे हैं मुझे उन पे हैरानी है कि अगर आपके सामने एक प्लेन मिरर मौजूद है और एक प्लेन मिरर आपके पीछे मौजूद है और अगर आप बीच में खड़े हुए हैं तो कोई इमेज ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? एक प्लेन मिरर ये रहा, एक ये रहा, बीच में आप ऑब्जेक्ट मौजूद है। सपोज आप बीच में, यहां एक प्लेन मिरर, यहां एक प्लेन मिरर, तो कोई इमेज ही नहीं बनेगा। और जो 2 कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक इसमें बन जाएगा सर, एक इसमें बन जाएगा, 2 इमेजेस बन जाएंगे। क्या हो गया बच्चों? बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। क्यों इनफाइनाइट बनेंगे? कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होती रहेगी। तो जब कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होती रहेगी तो इसका इमेज इसमें, इसका इमेज इसमें, इसका इमेज इसमें, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होती रहती है, तो कंटिन्यूअसली इमेजेस बनते रहते हैं। आप फॉर्मूले से करके देख लें। सही, आप फॉर्मूले से करके देख लें। क्या लिखा हुआ है? 360 ओवर थीटा। जब 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल होते हैं तो थीटा उनके दरमियान 0 डिग्री बनेगा। तो जब नीचे 0 आ जाएगा तो नीचे 0 आने का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो जब भी 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल प्लेस होंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। क्या कभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करा आप लोगों ने जब हेयर कटिंग के लिए जाते हैं? जी तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? अच्छा जी, ये बताइए सपोज के 2 प्लेन मिरर्स ऐसे मौजूद हैं कि उन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल कितना बन रहा है? अगर 120 डिग्री बन रहा है तो इस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? जल्दी से बताइए। बेटा पैरेलल होंगे तो 180 थोड़ी होता है, 180 तो एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। अगर 2 चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान का एंगल 0 डिग्री होता है। इस कंडीशन में कितने इमेजेस बनेंगे? बेटा जो 2 कह रहे हैं, क्या उन्होंने वो सेंटेंस नहीं लिखा कि प्लेन मिरर कभी भी इवन नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बनाता, हमेशा ऑड बनाता है? तो जब आप इस एंगल को पुट करेंगे तो 360 को आप डिवाइड कराएंगे किससे? 120 से। तो जब आप 360 को 120 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आंसर आ गया। तो 3 तो ऑड है। अब इसमें से अगर आपने -1 कर दिया तो वो तो इवन बन जाएगा। तो इवन तो बनते ही नहीं है कभी, प्लेन मिरर हमेशा ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बनाता है। तो अगर डिवाइड करके आपके पास आंसर 3 आ रहा है तो बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक, तो इस कंडीशन में कितने आंसर बनेंगे? 3। अगर इवन होगा तो -1 कराते हैं और अगर ऑड आ रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलें, तो प्लेन मिरर की एक ये नई कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम मैटर लेवल पे नहीं पढ़ते कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो प्लेन मिरर हमेशा ऑड बनाता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और अगर इवन होता है तो हम -1 कराते हैं। चलिए जी, अब जरा उस सवाल की लॉजिक समझ लें। मतलब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की, इसको भी समझ लें। सुनिएगा गौर से। वैसे ये पॉइंट मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं। हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है
और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यानी कि सपोज कि अगर ऑब्जेक्ट यहां मौजूद है तो जितने फासले पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही फासले पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है और सेम साइज का बनता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि हमने कहा था पी और क्यू हमेशा बराबर होते हैं जब ही मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की क्या होती है, 1 होती है। ये बात मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, बताई थी ना ये बात। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज बनता है और जितने डिस्टेंस पे होता है फ्रंट पे उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा होता है। इसीलिए मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की 1 होती है। अब आगे की बात सुनिए, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करते हुए यहां आ गया, अब कंटिन्यूअसली कर रहा है, लेकिन मैं आप कह रहा हूं कि सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, इसका इमेज इससे पहले बनेगा या बाद में? इसका इमेज इससे पहले बनेगा या बाद में? अक्सरियत कह रहे हैं कि पहले बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं बाद में बनेगा। बेटा कॉमन सेंस की बात है कि जब मैंने ये कह दिया कि पी और क्यू हमेशा बराबर रहेंगे तो फिर इसका इमेज बाद में कैसे बन सकता है? अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को लाकर इमेज यहां बना दूंगा तो पी और क्यू तो बराबर ही नहीं हुए। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लोज आ गया प्लेन मिरर के तो इसका इमेज भी तो उतने ही डिस्टेंस पे बनना है। तो पी और क्यू तो हमेशा बराबर रहते हैं यहां पर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाद में बनेगा? सेम डिस्टेंस पे बनता है, सही। तो कहां बनेगा? पहले बनेगा। तो आपको कुछ ये लॉजिक समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से सपोज के एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है तो उसका इमेज भी टुवर्ड्स इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये यहां से यहां आया तो इसका इमेज भी तो उठ के यहां से यहां आ गया। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द प्लेन मिरर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसी वेलोसिटी से बिहाइंड द मिरर उसका इमेज भी टुवर्ड्स आ रहा होता है। इसीलिए आपको मिरर में इसकी जो वेलोसिटी नजर आती है इमेज की वो ट्वाइस या डबल वेलोसिटी नजर आती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स जा रहा है उसी वेलोसिटी से बिहाइंड द मिरर इमेज भी टुवर्ड्स आ रहा है। इसीलिए दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से जो इमेज बन रहा होता है प्लेन मिरर में उसकी वेलोसिटी हमें डबल नजर आती है। ये पॉइंट समझ में आया? सही। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दोनों ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आ रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों की वेलोसिटी सम हो जाती है। डबल क्या मतलब? डबल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इमेज प्लेन मिरर में हमें 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव होता हुआ नजर आएगा। ये मतलब हुआ इसका। यही पढ़ा है बेटा अभी, बस नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ाए हैं इससे पहले। आया समझ? जी बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? नहीं समझ में आया? बेटा जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से बिहाइंड द मिरर इमेज भी मूव करेगा टुवर्ड्स। तो जब दोनों टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो आपको इसका इमेज जो नजर आएगा वो इसलिए ट्वाइस या डबल वेलोसिटी से मूव होता हुआ नजर आता है। ऐसा कभी नोट नहीं किया? चलें अब करके देखिएगा। ये बात आप अपने कार के साइड मिरर्स में भी देख सकते हैं। अगर पीछे से कोई कार आ रही होती है ना तो अगर आप उसको अपने साइड मिरर में देखें
तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि बहुत तेजी से आ रही है, हालांकि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको डिस्टेंस के लिहाज से समझा देता हूं, सुन लीजिए। ये देखें, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसका इमेज यहां बन रहा है, इन दोनों के दरमियान अभी जो डिस्टेंस है सपोज कि वो 10 मीटर है। इसने मूव करना शुरू किया, ये इसका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने मूव करना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये भी तो टूवर्ड्स मूव करेगा ना 2 मीटर की वेलोसिटी से। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर तो उसका इमेज भी टूवर्ड्स आएगा, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, ये इधर आएगा इमेज यहाँ आ गया, ये इधर आया इमेज और आगे आ गया। तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से उसका इमेज भी टूवर्ड्स आ रहा है। तो जरा गौर से यहाँ देखिए हुआ क्या। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद, 1 सेकंड गुजरने के बाद ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस इधर कवर कर लेगा। तो अभी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर का है, लेकिन 1 सेकंड गुजरने के बाद इनके दरमियान का डिस्टेंस अब 6 मीटर रह जाएगा। हालांकि वेलोसिटी क्या है, हालांकि वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितना रह गया, इसका ट्वाइस कम होकर। तो इसीलिए आपको मिरर में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो नजर आती है वो ट्वाइस वेलोसिटी से मूव होता हुआ नजर आता है। अब कुछ समझ में आया? सही। तो मैंने डिस्टेंस के लिहाज से भी थोड़ा सा समझा दिया कि ये सपोज कर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका मिरर इमेज होगा बिहाइंड द मिरर। तो मूव ये कर रहा है, लेकिन इसके मूव करने की वजह से ये भी मूव करेगा टूवर्ड्स। तो अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस 10 मीटर है तो 1 सेकंड के बाद ये तो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी तो टूवर्ड्स आएगा 2 मीटर, तो दोनों में अब फासला 6 मीटर का बचा। हालांकि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस 4 मीटर कम हो गया पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या बन गई 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि डबल हो गई। इसलिए हमें डबल वेलोसिटी से मूव होता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूछूं, जैसे आपको समझ में आए बेटा, अगर आपको यह समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से डबल हो जाती है तो आप इस तरह याद रख लें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अब क्या हो जाएगा? उसमें कहा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका इमेज मिरर में किस वेलोसिटी से मूव होता हुआ नजर आएगा? बेटा मैंने स्क्वायर टाइम्स नहीं कहा, डबल कहा है। तो 3 का डबल 6 होगा, 9 नहीं। 3 का डबल 6 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसके लिहाज से अगर देखेंगे ना तो ये हमें बीच में मूव होता हुआ डबल वेलोसिटी से ही नजर आता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा होता है वाकई। सही है ना, ऐसा होता है वाकई। ऑब्जर्व करिएगा कभी कभी, अगर आप गाड़ी में बैठे हो साइड मिरर में, कभी ऑब्जर्व करिएगा पीछे से कोई कार आ रही हो तो कभी उसको ऑब्जर्व करिएगा कि वो अगर स्लो स्पीड से भी साइड से आ रही है ना तो आपको बहुत तेजी से लगेगा कि वो करीब आ रही है। अगर आप भी उसकी तरफ टूवर्ड जा रहे हो, ऐसा जब ही मिलेगा जब आप सामने से, लेकिन सामने से गाड़ी कौन सी आएगी, इमेज कैसे नजर आएगा, ये भी मसला है। हाँ, आप रिवर्स जा रहे हो वो इधर आ रहा हो तो समझ में आती है बात। हाँ, ऐसी हरकतें एमकेट के बाद ही करिएगा, क्योंकि अभी एमकेट भी देना है। पता चला पीछे वाले को बोला तुम गाड़ी आगे लाओ, अपने गाड़ी को आपने रिवर्स करा, फिर मिरर में देख रहे हैं, बस देखते ही रहेगा, फिर आवाज आएगी सिर्फ एक। सही है, तो आराम से एमकेट के बाद ही हरकतें करिएगा। ठीक है, चलें जी।
जी बेटा, तो यहाँ पे चैप्टर 10 आपके पास एंड हो गया। मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। सही, तो चैप्टर नंबर 5 में आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 को खत्म करके फिर जो फिजिकल क्लास में आप लोगों की जो चीजें पेंडिंग में थी फिर उसको करेंगे, लेकिन पहले मैं चैप्टर 5 करवाऊंगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन आज हो तो नहीं पाएगा बेटा। 4 आपको आराम से, 4 जो है जिसका फिजिकल क्लास में रह चुका है वो आराम से पढ़ाऊंगा। फिर मैं जिनका फिजिकल क्लास में, जिनको आपको रिवीजन चाहिए होगा वो रिवीजन क्लासेस ले लेंगे। सही है, वो रिवीजन क्लासेस ले लेंगे। ठीक, आप लोगों में से किसी का 4 रहता है क्या? मेरा नहीं ख्याल किसी का 4 रहता होगा, मुझे जरा प्लीज बताइएगा। सभी का 7 ही रहता होगा बस। सही है, समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट रहती है, कुछ ग्रुप में आधी हो गई थी, कुछ ग्रुप में हुई नहीं थी। और चैप्टर नंबर 7 की भी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कुछ ग्रुप में वर्कशीट रहती है और शायद एक आध ग्रुप में। अच्छा चले, मैं एक एक करके पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। मुझे चैप्टर 5 स्टार्ट कराना है तेजी से, लेकिन जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए, जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए। 1 मिनट। M13 वाले मुझे बताएं, उनके सिर्फ चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट रहती है। M13 वाले सिर्फ आंसर करें। अच्छा, वर्कशीट कंप्लीट है उनकी, चाहिए, सही। तो M13 वालों की वर्कशीट जो है वो हो चुकी है 4 की। और चैप्टर 7 बताइए, M13 से ही पूछ रहा हूं। 7 बस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, समझ गया, सही है। ये हो गया M13, ठीक। अब जरा M14 वाले बता दें। जी जी, मैं 7 शुरू से ही पढ़ाऊंगा, मैं 7 शुरू से ही पढ़ाऊंगा, 7 शुरू से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लें। M14 वाले बता दें। समझ गया। चैप्टर नंबर 4 वर्कशीट और चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट, और चैप्टर यहां पे दोनों खत्म हो चुके हैं। समझ गया मैं, सिर्फ वर्कशीट्स रहती हैं दोनों की, M14 की दोनों वर्कशीट रहती हैं। 7 कंप्लीट हो चुका है, सही है। मैं 7 वैसे स्टार्ट से ही पढ़ाऊंगा। M15 वाले बता दें। पावर तक पढ़ लिया है, सही है। पावर के सारे फॉर्मूले कर लिए, हाँ तो बस सही है। 3-4 ही डेफिनेशन रहती है उनकी, और 4 की वर्कशीट रहती है, बस सही है, सही है, ठीक है। हाँ तो कोई मसला नहीं है, सही है। तो पढ़ाने वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है, वर्कशीट ही रहती है ना, तो बस सही है, कोई टेंशन नहीं। इनकी भी 4 की वर्कशीट रहती है, और चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ना ही है, समझ लें। इनको भी 7 पढ़ना है, इनको भी 7 पढ़ना है। तो 7 तो मैं शुरू से पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बाकी फिर हम वर्कशीट कर लेंगे सुकून से सॉल्व। सही, पहले 7 की वर्कशीट कर लेंगे, फिर 4 की जिनकी रिमेनिंग होगी वो दोबारा चाहें तो आराम से जो है वो रिवीजन कर लेंगे, तो हो तो जाएगा रिवीजन, ठीक है। चलें, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 5।
चलें 1 मिनट दीजिएगा, अब 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पॉज करिए, एक नीचे से ना पेज लेकर आ रहा हूँ। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल दें। चैप्टर छोटा सा है, डेफिनेशंस हैं, न्यूमेरिकल आज तक नहीं आए, एक आध आया है जो आया है, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आया है। थ्योरी के सवालात आए हैं सारे चैप्टर 5 के। चलें, तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कोशिश करूंगा थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ाने की इस चैप्टर को, तो गौर से सुनिएगा। जिन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाना है उस पर टाइम लगाऊंगा मैं, सही है? गौर से सुने। पहली डेफिनेशन समझते हैं किसकी, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या आप इसको टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से, और डेफिनेशन वगैरह के चक्करों में नहीं पड़िएगा कि सर डेफिनेशन लिखवा दें, डेफिनेशन लिखवा दें। डेफिनेशन वगैरह मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो बातें यहाँ पे बताऊं ना, उस लेक्चर को नोट करिएगा। बाकी रही बात डेफिनेशन वगैरह की से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं दे दूंगा, उसकी मसला नहीं है, आराम से लिख लीजिएगा। बता मैं यहाँ पे दूंगा, लिखने की जहां तक बात है वो आप लोग बाद में लिख भी लीजिएगा, लेकिन जो बातें समझाऊं उसको लेक्चर को नोट लाजमी करिएगा। तो सुने गौर से। टॉर्क, जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या जिसको आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। देखें, टॉर्क को समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं। हम दो किस्म के मोशन की बात करते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन से मुराद सर्कुलर मोशन, जब बॉडी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर कुछ ना कुछ एंगल बनाकर मूव कर रही होती है। तो लीनियर और एंगुलर के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में हम कहते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट हम सर्कुलर मोशन में आ जाएं, वही डिस्प्लेसमेंट को अगर हम सर्कुलर मोशन में कहें तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एस कंसिडर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से थीटा कंसिडर होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से वेलोसिटी को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी v, जबकि सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी आ जाती है लीनियर को चेंज करके, वो एंगल के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, जिसको आप ओमेगा बोलते हैं। सही है? इसी तरीके से यहां हम बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की, जबकि अगर आप एंगुलर मोशन में आ जाएं या सर्कुलर मोशन में आ जाएं तो आप इसी लीनियर एक्सेलरेशन को किस में पढ़ते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन में। सही है? ये सब पढ़ चुके हैं हम, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। सही? इसी तरीके से इन तमाम चीजों को चेंज करने का बायस कौन बनती है? फोर्स बनती है लीनियर में।
इन तमाम चीजों को चेंज करने का बायस कौन बनती है? फोर्स बनती है। फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का दूसरा मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब वो एक्सेलरेट कर रही है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इन तमाम चीजों को चेंज करने की वजह लीनियर में कौन बनी? फोर्स। लीनियर में कौन बनती है? फोर्स बनती है। इसी तरीके से इन तमाम चीजों को चेंज करने की वजह जो एंगुलर में बनती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। सही है? इन तमाम चीजों को चेंज करने की वजह जो लीनियर में बनी वो फोर्स बनी। फोर्स ने एक्सेलरेशन भी चेंज करी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सही है, और डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। तो जो काम लीनियर में फोर्स कर रही होती है वही काम एंगुलर में टॉर्क कर रहा होता है। सही है? तो ये छोटी सी बात, आगे बढ़े। ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक, फोर्स पर, सही। दूसरा, पोजीशन ऑफ फोर्स पर। तीसरा, एंगल पर, एंगल ऑफ फोर्स पर, एंगल ऑफ फोर्स पर। मैं समझाता हूं अभी इन तीनों पॉइंट्स को किस तरह। सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, सही है? डायग्राम पे मत जाइएगा सर ये क्या बना दिया, भाई हमारी डायग्राम ऐसी होती है इंजीनियरिंग वालों की। सपोज के एक नट है, उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं इससे, सही। अब सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये नट है, सही है। अगर आप इसको ओपन भी कर रहे हैं या इसको आप टाइट करना चाह रहे हैं तो जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो टर्निंग इफेक्ट का फोर्स से डायरेक्ट रिलेशन बन गया, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। अब आइए पोजीशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से फोर्स लगाने पर टर्निंग इफेक्ट आसानी से प्रोड्यूस होगी, या अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पे फोर्स लगाएं इस पॉइंट पे, तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा आसानी आपको कहां से है? कहां से ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? यहां से या इस पोजीशन, दूर से या करीब से? डेफिनेटली दूर से, क्योंकि आप जितना करीब आ जाएंगे किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है यहां पर? अगर ये नट है तो नट या तो ऐसे घूमेगा, सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो खुलेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया ना। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द या तो वो ऐसे घूम रहा है या तो ऐसे घूम रहा है, तो ये बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो या तो वो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूम रहा है, तो ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना आप करीब आ रहे हैं उतना टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है। दरवाजे की मिसाल ले लें, दरवाजे को साइड से खोलते हैं ज्यादा आसानी से खुल जाएगा, लेकिन जहां से वो फिक्स है वहां आप फोर्स लगाकर खोलें तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और टर्निंग इफेक्ट भी उतना प्रोड्यूस नहीं होगा जितना उसी फोर्स से कॉर्नर पे लगाने पे होगा। तो समझ में क्या आई बात कि पोजीशन ऑफ फोर्स भी मैटर करती है, कि फोर्स किस पोजीशन से लगाई जा रही है। ठीक है? तो पोजीशन ऑफ फोर्स के लिहाज से बात क्या हो गई कि फिक्स पॉइंट से जहां तक फोर्स लग रही है, फिक्स पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां से वहां तक का फासला होता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और यही आपके पास क्या कहलाता है? इस आर को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ फोर्स हो गई आर। इस पे भी टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, सही है। फोर्स पे भी कर रहा है, जितनी ज्यादा फोर्स उतना टर्निंग इफेक्ट,
आर जितना कम उतना टर्निंग इफेक्ट कम होगा, आर जितना ज्यादा होगा उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसी फोर्स पर। तो आर को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। अब आइए तीसरी चीज, एंगल ऑफ फोर्स। गौर से सुनिएगा, इसी चीज को मैं दोबारा बना लेता हूं समझाने के लिए आप लोगों को। भाई ऐसे ही समझ लें अब, बस डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है समझाना है असल। सपोज कि फोर्स अब ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन, सही, और आर यहां से लेकर यहां तक का फासला हो जाएगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पूरा फासला। तो अगर मैं आर को ड्रॉ करूं इसके यहां से, तो ये बन गया आर, तो ये बन गया आर, और ये आ गई फोर्स। तो अब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करवाएंगे इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, ये बन गया थीटा, ये बन गया थीटा। तो अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करवाएं इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, तो ये फोर्स अपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। ये कंपोनेंट बन जाएगा इसका एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या एफ कॉस थीटा वाला फैक्टर इस पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा पाएगा? बताइए। क्योंकि एफ कॉस थीटा तो इसको ऐसे खींच रहा है बाहर। तो क्या अगर आप एक दरवाजे के सामने कॉर्नर पे, ये सपोज कि आपके पास दरवाजा है, सही है, आप यहां खड़े में, सही है, साइड पे खड़े में दरवाजे के, इसको पकड़ के यहां बाहर की तरफ खींचें तो दरवाजा खुल जाएगा? कभी भी नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं खुलेगा, सही है। इसी तरीके से आपने एक नट के ऊपर ये जब लगाया, तो आप जब इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या नट खुल जाएगा? कभी भी नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने वाला फोर्स का कौन सा फैक्टर बना? साइन थीटा वाला। समझ में आ रही है बात जी बच्चों? जब दूर से फोर्स आपके पास लगती है तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जितनी दूर से लगेगी फोर्स उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो बाइस बनता है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है तो हमेशा आपको फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। तो हमेशा आपको फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। जब भी तो आप किसी भी चीज को जब ओपन करते हैं तो आप फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे ही लगाते हैं, क्रॉस में नहीं लगाते, सही है। या किसी चीज को आप टाइट कर रहे होते हैं, व्हील वगैरह के अगर आप नट्स को टाइट कर रहे होते हैं तो आप उस पर रखकर पैर पे खड़े होकर नीचे की तरफ दबा रहे होते हैं ताकि टाइट हो जाए। तो आपने या तो फोर्स ऐसे लगाई या तो फोर्स ऐसे लगाई, तो आप फोर्स हमेशा आर के परपेंडिकुलर लगा रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है, तमाम मैट्रिक की चीजें बता रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। तो आप हमेशा एफ को जो है वो परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं ताकि मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो समझ में ये आया कि जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, जितना आर ज्यादा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है सबका। और एफ साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का फैक्टर डिपेंड कर रहा है, यानी कि साइन थीटा का फैक्टर डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, यानी कि 90 डिग्री पे अगर हो गई तो साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू, तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या प्रोड्यूस होगा? मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। जो कॉपी करना है, जो ड्रॉ करना है, जल्दी से कर लें ताकि फिर मैं मिटाऊं जल्दी से, जरा फिर आगे बढ़ूंगा थोड़ा तेजी से।
बेटा दूर से फोर्स कम तो लग रही है, लेकिन अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा ही प्रोड्यूस होना है ना। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब वो बात अलग है कि आप मैग्नीट्यूड के लिहाज से कह रहे हैं कम फोर्स पे भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस तो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? बेटा अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ लें, टॉपिक चल रहा है अभी। सही, यहां से यहां तक का फासला मोमेंट आर्म कहलाता है, यानी कि जहां पे फोर्स लगती है और जहां से ऑब्जेक्ट फिक्स है, यानी कि फिक्स पॉइंट से लेकर, या आप ये समझ लें एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का फासला क्या है, मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अब आगे सुनिए, ये तमाम बातें मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। आपको समझ में आ गया कि टॉर्क तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई चीज किसी चीज पर डिपेंड करती है तो वही उसके फॉर्मूले में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहें, जिसको हम इस सिंबल टॉ से डिनोट करते हैं, सही है, क्या बना, तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, आर और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा का कंपोनेंट। तो ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, आर एफ साइन थीटा। सही, क्या फॉर्मूला बना, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आगे सुने, मैं अगर इसी फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आर एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एफ साइन थीटा किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। सही है? नहीं बेटा, जितना दूर से फोर्स लगाते हैं उतनी कम फोर्स पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन मैं टर्निंग इफेक्ट से रिलेशन फोर्स का बता रहा हूं। आप लोग कम और ज्यादा उसको क्यों देख रहे हैं कि फोर्स कम लगानी पड़ेगी ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं फोर्स को ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगाने से ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जितने करीब से लगाते हैं आप फोर्स, तो उतनी आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जब भी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स का मैं टॉर्क से रिलेशन देख रहा हूं। आप लोग ये क्यों देख रहे हैं कि ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मैं ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा पाऊंगा, और अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं डायरेक्ट रिलेशन के लिहाज से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को मैं एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, सही है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। क्यों, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो आर एफ साइन थीटा किसके बराबर हो गया, आर क्रॉस एफ। तो ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। आइए आगे एक और तरीके से इस फॉर्मूले को लिखते हैं। आइए आगे एक और तरीके से इस फॉर्मूले को लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए बात, अगर आप चाहें तो टॉर्क के फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा सर आपने ये क्यों लिख दिया, आर एस साइन थीटा और आगे मैं लिख दूंगा यूनिट वेक्टर। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये क्यों लिख दिया आपने, चैप्टर 2 बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, जाके लेक्चर खोल के देख लीजिएगा। ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा और आगे यूनिट वेक्टर भी लगाते थे। ऑल्दो कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, लेकिन लिखने में हम लिख सकते हैं। याद है ना ये बात? ठीक, जी, डायरेक्शन के लिए, क्योंकि टॉर्क आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो फॉर्मूला आर एस साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे आइए, समझिए।
अभी हमने बात करी कि टॉर्क मैक्सिमम कब प्रोड्यूस होगा, जब परपेंडिकुलरली लगे। तो परपेंडिकुलरली का मतलब हो गया साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन 91। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होगी, 1। तो अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगी तो साइन 91 हो गया। तो अब आइए मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो वैल्यू 1 हो गई। तो अब देखिए जरा गौर से क्या लिख रहा हूं, ये आर एज इट इज सही। इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स को क्या, एम ए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मैक्सिमम की कंडीशन कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि परपेंडिकुलरली मैक्सिमम लगेगी फोर्स। तो जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगती है तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो थीटा 90 पे साइन 91, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने एफ को एम ए लिख दिया। अब आइए जरा गौर से देखिएगा, एम एज इट इज, इस ए को मैं आर अल्फा लिख सकता हूं, इस ए को मैं आर अल्फा लिख सकता हूं। अब ये भी मत पूछिएगा कि सर ये कैसे लिख दिया, क्यों, क्या हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AT इज इक्वल टू आर अल्फा हमने 4th चैप्टर में नहीं पढ़ा। तो यही तो बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने अभी चार्ट बनाया था लीनियर का और एंगुलर का, तो यही बताया था ना कि जो लीनियर में एक्सेलरेशन टेंजेंशियल या लीनियर होती है, तो वही आपके पास एंगुलर में क्या हो जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाती है। सही है। तो क्या बन गया एक और फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, बना या नहीं। और इसके अंदर ये जो एम आर अल्फा एम आर स्क्वायर होता है, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या बना, इनर्शिया इंटू अल्फा। तो बेसिकली आपको समझ में क्या आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है, देखिए अभी मैंने आपको लीनियर और उसकी एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था कि जो काम लीनियर में फोर्स कर रही होती है वही काम एंगुलर में टॉर्क कर रहा होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो एम ए हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, आई इंटू अल्फा। तो समझ में क्या बात आई, समझ में ये बात आई, जो काम फोर्स कर रही होती है लीनियर में वो काम टॉर्क कर रहा होता है एंगुलर में, और जो मास का काम होता है लीनियर में वही इनर्शिया का काम होता है एंगुलर में। और जो एक्सेलरेशन लीनियर में टेंजेंशियल होती है वहां पे कौन सी हो जाती है, एंगुलर हो जाती है। कुछ समझ में आया कि जो काम मास का लीनियर में होता है वही पूरा काम इनर्शिया का एंगुलर के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, बेटा कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने की, वरना टॉर्क का टॉपिक मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, फेडरल बोर्ड वालों ने और भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ए लेवल्स वालों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, AQ वालों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन हम बेचारे सिंध बोर्ड वाले नहीं पढ़ते अच्छे से। ठीक, तो ए की जगह आर अल्फा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। सही। तो यहां तक बात क्लियर है बेटा, जल्दी से कॉपी करें ताकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। और अगर कॉपी कर लिया हो तो फिर डन का मैसेज कर दें। डन, ठीक। चलिए आइए आगे सुनिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आपको एंगुलर मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझाते हुए मुझे आसानी होगी बहुत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाते हुए मुझे बहुत आसानी होगी। सुने गौर से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर एक इस तरीके से आपको एक एग्जांपल दी थी, फोर्स इस तरीके से लगाकर। तो ये फोर्स लग रही है, ये आपके पास आर था। हमने कहा था कि फोर्स रिजॉल्व हो जाएगी अपने दो कंपोनेंट्स में, सही है। यहां ड्रॉ कर लें, यहां ड्रॉ कर लें, बात एक ही है। ये बन रहा था एफ साइन थीटा का फैक्टर और ये बन रहा था आपके पास एफ कॉस थीटा। तो हमने ये कहा था कि एफ कॉस थीटा वाला फैक्टर जो होता है वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा। एफ कॉस थीटा वाला फैक्टर कभी भी टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उसकी वजह हमें समझ में आ रही थी क्योंकि ये फोर्स लग रही है इस जानिब, तो इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है, जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। क्या? अगर कोई भी फोर्स पैरेलल टू आर लग जाए, अगर कोई भी फोर्स पैरेलल टू आर लगे, उस कंडीशन में कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। सही? यानी कि मतलब आप इसको ऐसे भी समझ लें, अगर ये आर है, ऐसे फोर्स लगी, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। चले आप इसको यहां से भी फोर्स लगा दें, यहां से आप इसके ऊपर इसको ऐसे फोर्स लगाते रहें, दरवाजे को साइड से पकड़ के यूं दबाते रहें, खुल जाएगा खुद ही। मतलब जो उसका एज है उसको पकड़ के ऐसे फोर्स लगाते रहें, कभी भी नहीं खुलेगा। और ना उस पॉइंट से रख के अगर आप उसको फोर्स लगाएं, तो समझ में क्या बात आ रही है कि जब भी फोर्स आपके पास आर की डायरेक्शन में लगेगी, चाहे वो ऐसे लग रही हो चाहे वो ऐसे लग रही हो, तो वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाती। क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आया सबको? सबको क्लियर है ना? तो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। जब भी आपके पास फोर्स पैरेलल टू आर लग जाए, तो कभी भी आपके पास कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इस पॉइंट को नोट कर लें, सही है। फिर मैं जल्दी से डायरेक्शन बता देता हूं। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट जब ए क्रॉस बी पढ़ाया था, तो ए क्रॉस बी को हमने इस तरह पढ़ा था कि हमने एंगल लिया था ए टू बी, मैंने ऐसे डिनोट करा था ए क्रॉस बी को, अगर आपको याद आ रहा हो तो एरो अपवर्ड लगाया था। तो ये एरो अपवर्ड यही बता रहा था ना कि जो पहले लिखा हुआ है उससे बी की तरफ जाते हुए का एंगल लेंगे, उससे बी की तरफ जाते हुए का एंगल लेंगे। तो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला अभी आप लोगों को आर क्रॉस एफ लिखवाया। तो आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हो गया कि आप जो एंगल मेजर करेंगे वो आर से एफ का करेंगे, आर से एफ का करेंगे। तो मैं टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का तरीका बता रहा हूं, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का तरीका बता रहा हूं, सही है। ये तरीका आप इस वेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और तरीका सीख लें, गौर से सुनिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने का। ए क्रॉस बी में हम ए से बी की तरफ जाते थे, तो इसको कहते हैं पाम रूल। अपने पाम को इस तरीके से रखिए और अपनी फिंगर को उधर कर्ल करें, सही, उधर कर्ल करें जिस तरफ एंगल बन रहा है। तो आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि नया वेक्टर जो मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा। या आपने पाम को यहां रखा, ए से बी जाना है, तो अपनी फिंगर को आपने उस तरफ कर्ल कर लिया, तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो यही तो बताया था मैंने, यहां पे मैंने इस तरीके से बताया था दिस, मैंने कहा था इस अपवर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द बोर्ड, इस अपवर्ड का मतलब मैंने बताया था आउट ऑफ द बोर्ड। तो इस पाम रूल से तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रही है बात या नहीं? इस तरह आपने प्लेस करा, अपनी फिंगर को उस तरफ कर्ल करा ए टू बी, तो थंब कहां आया? आउटवर्ड। तो ये थंब आउटवर्ड आपको क्या बता रहा है कि जो नया वेक्टर मिलेगा ए क्रॉस बी के नतीजे में उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों?
ठीक, तो समझ में आ गई यानी कि ये बात। दोबारा सुने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स इस कंडीशन में ऐसे लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, तो हम यहां पे जो एंगल देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे। तो फोर्स अगर ऐसे लग रही है, ऐसे भी लग रही है, तो ऐसे भी फोर्स लग रही है, तो फोर्स का ये कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। किस तरफ? आर से एफ जा रहे हैं, तो थंब की डायरेक्शन कहां बनी? आउटवर्ड। थंब की डायरेक्शन कहां बनी? आउटवर्ड। थंब की डायरेक्शन बनी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आपने फोर्स ऐसे लगाई, कौन सी फोर्स यूज हो रही है? अपवर्ड, तो इसको ऐसे घुमाएगी ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज हुआ। तो इस कंडीशन में आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? आउटवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? पहले आउटवर्ड तो समझ लें, फिर इनवर्ड भी समझाऊंगा, फिर आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। आउटवर्ड तो समझाने दे पहले, फिर इनवर्ड भी समझा दूंगा, ठीक है? तो यहां पर आपने पाम रूल अप्लाई किया, ए क्रॉस बी, ए से बी जाना है, फिंगर को कर्ल करा, थंब आउटवर्ड। थंब आउटवर्ड का मतलब हो गया आपके पास आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि आउटवर्ड। तो टॉर्क में अगर आप आउटवर्ड की बात करेंगे तो टॉर्क में आउटवर्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। सिंपल सी बात, फोर्स ऐसे मूव करवाएगी इसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आउटवर्ड का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सही। अब अगर इस हैंडल पर फोर्स ऐसे लग जाए, सही है, फोर्स डाउनवर्ड लगे, सही है। तो अगर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी तो अब आप, ये रहा आर, फोर्स डाउनवर्ड, तो आर से एफ का एंगल देखना है, ये आर है, यहां से ये आर, तो एंगल कहां से देखना है? आर से एफ जाते हुए। तो आर से एफ, अपनी फिंगर को आर से एफ पे फोल्ड करें। अब ऐसे नहीं हो सकती, अब ऐसी होगी आर से एफ, तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड बनी, थंब की डायरेक्शन इनवर्ड बनी। तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या बताएगी? थंब की डायरेक्शन कहां बनी? इनवर्ड बनी, दस इनवर्ड। तो इनवर्ड में ये फोर्स इस तरह टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो ये टॉर्क कौन सा कहलाएगा? क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाता है। आया समझ? समझ में आ रही है बात? हाँ, आप स्क्रू से भी समझते हैं, स्क्रू से भी समझते हैं, स्क्रू रूल भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं। स्क्रू रूल क्या होता है? ए से बी को अगर स्क्रू ड्राइवर को घुमाएं नट पे लगाकर, अगर स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू पे लगाकर ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, और अगर स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है। तो अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ए टू बी ये बता रहे हैं कि आपको स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाना है, तो ऐसे घुमाने पे स्क्रू बाहर आता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो नए वेक्टर की होगी वो आउट ऑफ द बोर्ड होगी। और अगर स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाएं तो ऐसे घुमाने पे स्क्रू अंदर जाता है, तो इस कंडीशन में नए वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। आ गया समझ बच्चों? आ गया समझ? सही। स्क्रू टाइट करने के लिए आप क्लॉक में घुमाते हैं, तो वही तो बता रहा हूं। तो ये ए से बी जा रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आउटवर्ड आ रहा है ना, तो मैंने भी तो यही लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। स्क्रू बाहर आता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए स्क्रू बाहर आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। और जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर को तो स्क्रू अंदर जाता है, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड। तो यही तो लिखा है मैंने भी। सही है? क्लियर हो गया? सही। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया। आधे घंटा सिर्फ टॉर्क पे चला गया। तो क्या समझ में आया कि आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड क्लॉकवाइज। तो मैंने बताया कि एंगल हमेशा हम आर से एफ का लेंगे, दिस।
तो थंब आउटवर्ड, टॉर्क आउटवर्ड, और आउटवर्ड टॉर्क का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर आप ऐसे घुमाते हैं इसको तो नट यानी कि जो घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड टॉर्क को हम क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सही है बच्चों? बेटा लास्ट वाला रूल यही तो बताया मैंने, पाम रूल, पाम रूल बताया ना, ये रहा पाम, फिंगर को ऐसे कट करा ए से बी, तो आउटवर्ड थंब का मतलब हो गया यहां पर जो है वो आर से एफ आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें क्या होगा, आर से एफ ऐसे जाएंगे तो थंब इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब ये ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, अब तो क्लियर हो गया। कोशिश करी कि आपको टॉर्क को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा सकूं। फिलहाल टॉर्क तक ही रखते हैं, एक टॉपिक पढ़ा पाया सिर्फ मैं आधे घंटे में आप लोगों को टॉर्क का, लेकिन